हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके रेलवे एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट, साइंस, इन सबसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जीडी वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो बेटा, आशा करेंगे जो क्लास है इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम बच्चों को लाइव लेकर के भी आएंगे। चलिए बेटा, शुरू करते हैं आपकी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप सबको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा, बट फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत स्पीड से, सुपर फास्ट स्पीड से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, कुछ ज़्यादा थिकनेस हो गई। हाँ, इतना सही है। तो शुरू करते हैं क्लास को बेटा और देखते हैं पहला प्रश्न। सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रश्न आपका है, नवंबर 2024 में किस संस्था ने वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम का आयोजन किया? बहुत स्पीड से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो स्पीड से ही क्लास को आप शेयर करिए, सपोर्ट करिए। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? फटाफट से बताइए, नवंबर 2024 में किस संस्था ने वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर एईओ का कार्यक्रम का आयोजन किया? चलिए, जिनका भी आंसर बेटा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर आ रहा है ए, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपना ऑप्शन नंबर जो है ए चुना हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। तो किसने चुना है? तो केंद्रीय एनईसी, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न, समाचारों में रहा प्लेग्रियन फील्ड्स किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। समाचारों में रहा, हाँ, फ्लेग्रियन फील्ड किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है? इंडोनेशिया, इटली, फ्रांस या वियतनाम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इटली हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, यूएनसीसीडी सीओपी 16 का मेजबान देश कौन सा है? सऊदी अरब, कुवैत, कंबोडिया, भारत? यूएनसीसीडी सीओपी 16 का मेजबान देश कौन सा है? फटाफट से बताइए। करंट रीजनिंग, सॉरी, करंट जीके, जीएस, साइंस, इस सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके इस क्लास में। क्लास को शेयर करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन ए चुना हुआ है सऊदी अरब, तो ये सही आंसर है। कौन सा मेजबान देश है? तो सऊदी अरब है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कि शहरी अवसंरचना विकास निधि का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय? चलिए, तो शहरी अवसंरचना विकास निधि का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अगर आप चुने हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ये है राष्ट्रीय आवास बैंक। ओके, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की, ओंका वांगो डेल्टा किस देश में स्थित है? चलिए, नामीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मालावी? चलिए, तो फ्रेंड्स ओंका वांगो डेल्टा जो है किस देश में स्थित है? फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, बोत्सवाना। वेरी गुड। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी, वेरी गुड। दी बेटा, स्पीड से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ में। स्पीड से क्लास को भी आप लोग शेयर करते चलिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हालिया अपडेट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? बताइए। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या माना गया है? 2020-21, 2022-23, 2017-18 या 2011-12? तो भी हाल ही में 2022-23 को आधार वर्ष मानकर गणना करने के लिए कहा गया है। 2022-23, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। किस मंत्रालय ने बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन प्लेटफॉर्म यानी पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? तो किस मंत्रालय ने बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन प्लेटफॉर्म ये पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, श्रम व रोजगार मंत्रालय। क्लियर।
तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, श्रम और रोजगार मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मैलवेयर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा है? गुड क्वेश्चन। अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे भैया क्लास को लाइक करिए और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए बच्चे जो है ठीक है ना, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर करते चलिए। राइटिंग पे मत जाइए, मैं इसीलिए राइटिंग नहीं बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। चलिए सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा रहा है? तो ये जो है जो सबसे भारत रहा है अपना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि होमो जुलवेंसिस एक नई प्राचीन मानव प्रजाति किस देश में खोजी गई है? चलिए तो होमो जुलवेंसिस एक नई प्राचीन मानव प्रजाति जो है ये किस देश में खोजी गई है? वियतनाम, ताइवान, चीन या रूस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वेरी गुड। चलिए चीन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ की स्थापना किस संगठन के तहत की गई थी? चलिए तो अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी कि ISSA की स्थापना किस संगठन के तहत की गई? ऑप्शन है आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष? फटाफट से बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चलिए हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल? बताइए बेटा ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? डिस्कस किया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। चलिए क्रिकेट से संबंधित है बेटा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? बताइए बच्चा सानिया मिर्जा किस खेल के लिए चर्चित हैं? एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल या इनमें से कोई नहीं? चलिए इनका भी आंसर बेटा इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है यानी कि लॉन टेनिस, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए ले चलेंगे बच्चों आपको आगे। अब इस क्लास के हम जो है आपको अगले प्रश्न की तरफ, तो भैया सब लोग क्लास को जरूर शेयर करते चलिए, है ना बच्चों, मेरे शेरों, मेरे प्यारों, क्लास को शेयर करते चलिए, है ना। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अब अगला प्रश्न। हम्म प्रश्न अगला है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? चलिए बच्चा बताइए क्या पूछा गया है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर के क्वेश्चन, अब आपको अपर कट पूछा गया। अपर कट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं आपको? बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैराकी या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से बताइए। अपर कट का संबंध बेटा बॉक्सिंग से होता है, जिससे बॉक्सिंग से। इनका भी आंसर ऑप्शन ए है, वेरी गुड। फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? चलिए बताइए खो में, तो खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? आप 5, 8, 11, 9 बताइए। तो खो में कितनी क्रॉस लेंसेस होती हैं? ऑप्शन बी 8 होती हैं। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आ रहा है वेरी गुड। तो खो में 8 क्रॉस लेंस होती हैं। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? विजय कुमार, समरेश जंग, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं? चलिए तो हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं? तो सच्चाई सामने मुंह से आ ही जाती है, आ ही गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही बेटा, मेजर ध्यानचंद। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बेटा लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ? चलिए तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? फटाफट से बताइए मेरे बच्चों। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए लुम्बिनी। ओके, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, सॉरी वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना बेटा। चलिए लुम्बिनी। देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी, पाटलिपुत्र, पावापुरी, बोध गया। चलिए, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा बेटा, पाटलिपुत्र। तो जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन, सांची, रांची का स्तूप किसने बनवाया? चलिए बताइए, रांची का स्तूप, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कनिष्क? चलिए बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? बताइए, रविंद्र सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, एजी मजूमदार या ध्रुव? चलिए फ्रेंड्स फटाफट से बताइए, हड़प्पा नगर की खोज किसने किया? वैसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है सही आंसर है, दयाराम साहनी। ओके फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है, दयाराम साहनी। चलिए हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया सब लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिए, है ना, क्लास को सब लोग अपने शेयर कर देते रहिए, क्लास को सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश से हुई? चलिए, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी? चलिए फटाफट से बताइए कि विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, इटली, ये सही आंसर है। ठीक है, तो विश्व में नवजागरण की शुरुआत इटली देश से हुई थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है, वेरी वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? चलिए, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है किसके प्रयासों से हुई? ऑप्शंस क्या हैं आपके? मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स, हिटलर या मार्टिन लूथर? चलिए बताइए। चलिए, तो यूरोप में धर्म सुधार सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो याद रखिएगा ये मुसोलिनी, सॉरी मार्टिन लूथर के बेटा, तो ये मार्टिन लूथर। चलिए ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत आसान है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी आया, बी आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान, करो या मरो का नारा किसने दिया? बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं? चलिए, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि महात्मा गांधी। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी? चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके आगे आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आपको अंडमान व निकोबार की राजधानी बताना है। चलिए कुछ क्वेश्चन अब हम आपके लिए स्टेट्स और उनकी कैपिटल से भी संबंधित डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए फटाफट से बताइए, अंडमान निकोबार की राजधानी? पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, कवरेटी, इनमें से कोई नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो अगर आपने चुना है अपना आंसर
ऑप्शन नंबर अपना ए, ठीक है ना, यानी कि पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। क्लास को फ्रेंड्स सब लोग शेयर करते रहिए, क्लास को सपोर्ट करिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, दमन और दीव की राजधानी बताइए। दमन और दीव की राजधानी क्या है? आइजोल, मणिपुर, दमन या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, दमन और दीव की राजधानी क्या है? चलिए, दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो ये है दमन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहा है। ठीक है, तो क्लास को बेटा शेयर करते रहिए, ओके, क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए, ओके। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी। चलिए बच्चा बताइए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरेटी, कोहिमा, नागालैंड, उत्तराखंड? चलिए, तो ये कवरत्ती है, ठीक है, यहाँ पे कवरेती नहीं, कवरत्ती है, ता होना चाहिए, ठीक है ना, कवरेती। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न के लिए, इस क्वेश्चन के लिए बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने शेयर करिए, ओके। चलिए हम ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी, वेरी इजी क्वेश्चन, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, गोवापुरी, गोमंत या गोपाघाटन? चलिए फटाफट से बताइए, गोवा की राजधानी क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, पणजी। इनका भी आंसर ऑप्शन ए है, वेरी वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गुजरात की राजधानी बताइए। गुजरात की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपके, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर या पंचमहल? चलिए तो गुजरात की राजधानी क्या है बताइए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ओके। इनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी है, वेरी गुड। चलिए तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला प्रश्न क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, जरा बताइए बच्चों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर या शिमला? बताइए हिमाचल प्रदेश की राजधानी, फटाफट से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला। चलिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी बेटा ये शिमला हो जाती है, ऑप्शन डी। चलिए फटाफट से अगला प्रश्न। अब स्क्रीन को जूम कम कर लेते हैं इसका। हम्म, अभी सही है। अगला प्रश्न बेटा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? चलिए तो भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन का प्रावधान है बताइए। ऑप्शंस आपके हैं, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 369? फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा, अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया? 1959, 1961, 1973, 1963? चलिए भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1963 में, ठीक है ना। भारत की लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? 1963 में आया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ओके। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई? चलिए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? चलिए तो किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 75(2), अनुच्छेद 75(4), अनुच्छेद 75(1) या अनुच्छेद 75 का भाग 3? ऑप्शन डी। चलिए अनुच्छेद 75 के भाग 3 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज के प्रसंग में 24 दिसंबर 1996 की तारीख किसके लिए जानी जाती है? 73वें संवैधानिक संशोधन, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट रखी गई, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, जिला योजना समिति का निर्माण? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी। वेरी गुड। इसके अलावा बेटा ये जो पारित नियम कब हुआ था? 24 दिसंबर 1996 को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने वाला पंचायत अधिनियम 1996 पारित हुआ था। ओके चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है मेरे बच्चों? बताइए, कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? चलिए बताइए। ये नवंबर माह में मनाया जाता है। कौमी एकता सप्ताह नवंबर माह में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? चलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1990, 1992, 1993, 1995? 1993, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? चलिए बताइए, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए, इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए, अगला प्रश्न, 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया गया था? चलिए, तो 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में किस पर विचार किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। ऑप्शन ए, एक नगर पालिका का संविधान और संरचना, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 47 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पहला कार्यक्रम शुरू किया गया था? चलिए, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम? फटाफट से बेटा, राजनीति के निर्देश सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 47 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पहला कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बेटा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? बताइए, ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात? गुजरात, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन,
स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया प्रशांत भागीदारी, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन, या बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। चलिए, इनमें से कौन सा कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है, बताइए। ऑप्शन डी, बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं, बताइए। भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं, बताइए। 10 है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में 4 तत्व होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। अब इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा योगदान देती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस, इनमें से 4 गैसों में से इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा ओजोन ओजोन परत के क्षरण में योगदान देती है, बताइए। ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लियर? चलिए बेटा, ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। एलपीजी, सीएनजी, शाले गैस। अब इनमें से बेटा मेथेन किस गैस का मुख्य यौगिक है? ये क्लोरीन होती है, ठीक है ना। सॉरी, कौन सी वो गैस होती है? तो ये होती है सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसलिए मैंने क्लोरीन बता दिया है। अगला प्रश्न बेटा, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? 1975, 1985, 1995, 2005। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? 1975 में बेटा, 1975 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। आयरन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, इनमें से बताइए इनमें से क्या जैविक नाइट्रोजन फिक्शन में सहायक है? तो जैविक नाइट्रोजन फिक्शन में इनमें से क्या सहायक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो, आयरन और मॉलिब्डेनम। अगला प्रश्न है, जट्रोफा कर्कश कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य प्रदेश। चलिए, तो जट्रोफा कर्कश कहाँ पाया जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, मध्य अमेरिका। चलिए, अगला प्रश्न, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बताइए। चलिए, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ये केरल राज्य में है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे? केरल राज्य में है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन ए है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना। तो अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया इसका अंतिम उत्पाद है? ये जिप्सम होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? जिप्सम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा? ये बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न बेटा, बाबा बुदन पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो बाबा बुदन पहाड़ियां ये जो है कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बेटा, वातन क्षेत्र पृथ्वी की स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? देखिए, बहुत स्पीड से क्वेश्चन डिस्कस करें, बस आइए पढ़िए चलिए, है ना। तो वातन क्षेत्र स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? तो ये जो वातन क्षेत्र है पृथ्वी की सतह के नीचे वाटर टेबल के ऊपर स्थित होता है। चलिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होनहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनहोल और काबिनी ये कावेरी नदी की सहायक नदियां होती हैं। कावेरी नदी की कुल लंबाई 765 किलोमीटर है। चलिए, अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है बेटा? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? बेटा, असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा है। इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न बेटा, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुछ समय देंगे आपको, बताइए। जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें क्ले की मात्रा काफी अधिक होती है और यह नम को ज्यादा समय तक रखती है, नमी को, यह नमी को ज्यादा समय तक रखती है। अगला प्रश्न है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सी राइन होल्ड मेसनेर। फ्रेंड्स अगला अंतिम प्रश्न है बेटा, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती हैं? वेरी गुड, ऑप्शन बी। चलिए बेटा, आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चन हैं। हम आशा करेंगे क्लास के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी क्लास को सपोर्ट करें। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने बेटा क्लास को शेयर नहीं किया, सब लोग क्लास को अपने शेयर भी कर दें। चलिए, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ बेटा आपसे आपकी जो है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।